Hello everyone, welcome to our official YouTube channel Study Logical. My name is कमल छाबड़ा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो आपका 2020 में एग्जाम होने वाला है 15th ऑफ दिसंबर से जो है एग्जाम शुरू हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने इसकी प्रेपरेशन फुल ऑन शुरू कर दी होगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही रहता है गाइस कि आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम का एनालिसिस जरूर लेना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है। पिछले सेशन में हमने 3 वीडियोस जो हैं अभी तक शेयर की हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जो कि आपका 29th ऑफ मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं गाइस, जाके जरूर देखिए। काफी आपको हेल्पफुल सेशंस मिलेंगे जो आपकी एग्जाम क्रैक करने में या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में काफी हेल्प करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर 2। शिफ्ट रहेगी हमारी गाइस 30th ऑफ मार्च की। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांट और रीजनिंग का सेशन, जिसमें कि हाफ क्वेश्चंस होंगे क्वांट और रीजनिंग के क्लास 1 के अंदर, आधे क्वेश्चन रहेंगे क्लास 2 के अंदर, और थर्ड क्लास में हमारे रहेंगे जीके से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट जितना भी आया था पेपर 2 में। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया गाइस, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बाय द नेम स्टडी लॉजिकल। अगर किसी को भी अगर टेलीग्राम डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिंक पिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सेशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर लेवल पे हमारे सेशंस चल रहे हैं, ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही आपकी नई वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो जितना हो सके बाकियों की भी हेल्प कीजिए, बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए गाइस। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे गाइस 2016 के एग्जाम में। तो इस बार जो है थोड़ा सा लेवल जो है हाई रहेगा, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस का। तो हम उसी हिसाब से माइंडसेट बना के चलेंगे, बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप से रिलेटेड हमें प्रेपरेशन शुरू करनी है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, कि आपको कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं, इन्हीं नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसे करने की काफी प्रॉब्लम्स जो हैं गाइस कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या आती है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसे करने की एक दी बेस्ट अप्रोच है। आपको क्या करना होता है, जो प्लस वाली टर्म्स हैं या पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको सभी को एक साथ रखिए। ठीक है, जैसे कि ये सारी की सारी टर्म्स हैं इनको एक साथ रखिए, और जो माइनस वाली नेगेटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ रखिए, ये सारे का सारा। ठीक है, हम इन दोनों को अलग से ऐड करेंगे, इन दोनों को अलग से ऐड करेंगे, फिर माइनस माइनस रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो दोनों को आपस में डिफरेंस ले लेंगे। तो ऐड करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे कि हमारे पास ये दो नंबर्स की बात करते हैं, ये दो नंबर्स हैं 125 प्लस 100 कंसीडर कीजिए, प्लस 100 है। अगर 100 में 125 ऐड करेंगे कितना बनेगा 225, बट यहां पर 100 नहीं है, कितना है 99, मतलब कितना रह गया 224 रह गया। ठीक है, तो 224 में आपको 48 ऐड करना है। अब 50 ऐड कीजिए, 40 नहीं, सॉरी 48 नहीं 50 ऐड कीजिए। अगर 50 ऐड करते तो 274 आता। ठीक है, बट आपको ऐड कितना करना है 48, तो आंसर क्या रहेगा आपका 272। तो पहले 3 नंबर्स का मुझे सम मिल चुका है, दैट इज कितना है 272। अब आगे देखते हैं हमें क्या गिवन है, 73 और 137। तो 73 और 137 दोनों को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, बट आंसर किस में आएगा माइनस में, तो कितना आएगा 210। ठीक है, तो आपस में आपको इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 272 में से 210 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 62। कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टर्म्स गिवन है आपको 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो आपको बताना है a रेशो b रेशो c तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, इस लेट अस सपोज ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स जो हैं
3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक सिंगल पैरामीटर के इक्वल है, क्योंकि तीनों वैल्यूज हैं ही इक्वल। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू k है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, k/3। सिमिलरली 2b इज इक्वल टू k है, तो यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k/2। इसी तरह से c की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, k के लिए। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, तो हमें फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। तो a रेशो b रेशो c में क्या आएगा, k/3 रेशो k/2 रेशो k/1। ठीक है, तो सभी में k को अगर हम कैंसिल करें तो नॉर्मल एक रेशो बन जाती है फ्रैक्शंस में 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/1, दैट इज 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको ऐसा कुछ ना गिवन हो तो सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस में रेशियोज ना अवेलेबल हो तो आप 6 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 6 से करना है, क्योंकि इन तीनों के तीनों रेशियोज में जो डिनोमिनेटर है, हर की वैल्यू है, अंश और हर है कहते हैं हम इसे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, 3, 2 और 1। अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 6। तो एक काम कीजिए, सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 2। इसे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। और अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो आपका आंसर ये भी हो सकता था 2:3:6। अगर इस टर्म में या इस फॉर्म में अवेलेबल ना होता तो आपका आंसर क्या बनता, 2:3:6। ये दोनों फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, रेशो निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है या जो उनका एलसीएम है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर के तीनों एलिमिनेट हुए, वैसे ही डिनोमिनेटर भी कैंसिल आउट हो सकता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमें यहाँ पर गिवन है कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो हमें बताना है सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा। तो गाइज एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये टर्म्स देखी होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये आधार बेस, और ये तीसरा पैरामीटर होता है परपेंडिकुलर, दैट इज लंब। ठीक है, तो हमें पता है कि कोस थीटा या ओवरऑल अगर ये देखें पैरामीटर्स ट्रिग्नोमेट्री के कौन से होते हैं, साइन कोस टैन सीकेंड कोसिकेंड एंड कोट, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पे ये किस तरह से डिटरमिन्ड होते हैं, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा, दिस वन। ठीक है, तो जो भी आपकी यहाँ पर ट्रिक है, जो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है, नाम से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लू ले सकते हैं इसे याद करने की ट्रिक। तो ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है, कोस के लिए। और ये किसके लिए होता है, टैन के लिए। ठीक है, अगर इन सभी का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कोसिकेंट के लिए हो जाएगा, ये कोट के सीकेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं रिवर्स के लिए लिख देता हूं, ये कोसिकेंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है। ये सीकेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए हो जाएगा, कोट के लिए हो जाएगा। चलिए जी, तो अगर कोस थीटा की वैल्यू है 4/5, कोस थीटा का मतलब क्या है हमारे पास, कोस थीटा हमारे पास क्या है गाइस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5 की वैल्यू। मतलब कि बेस हमें कितना गिवन है, 4, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, कर्ण कितना गिवन है, 5। तो आपने एक ट्रिपलेट की वैल्यू सुनी होगी कि अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और 4 रहे तो रिजल्ट हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी हाइट होगी या लेंथ होगी वो हमेशा किसकी होगी, हाइपोटेन्यूज कर्ण की। ठीक है, तो अगर बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, 3। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है गाइस तो डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें कि बेस हमें गिवन था 4 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन था, 5। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती, √9, दैट इज 3। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज देखो 3 4 का कॉम्बिनेशन फिक्स्ड होता है, 5 आंसर आता है। 3 और 4 की बजाय अगर होता है यहाँ पर 6 और 8 तो आंसर क्या आ जाता, 10 आ जाता। मतलब ऐसे ट्रिपलेट्स जो हैं आप टिप्स पे करिए इनको। ठीक है, अब यहां से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कॉट, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं सबसे पहले सीकेंट थीटा की। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या कही थी, वो क्या होता है, h/b।
सीकेंट थीटा क्या होता है, एच बाई बी। अगर सीकेंट थीटा एच बाई बी है गाइस तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 5/4। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, 5/4 आएगी। ठीक है, और यहां पर हमें चाहिए कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा अगर साइन पी बाई एच है तो कोसिकेंट क्या बनेगा, एच बाई पी बनेगा। हाइपोटेन्यूज फिर से अगेन कितना है यहाँ पर 5, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3। तो आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को ऐड ऑन कीजिए बस, और कुछ भी नहीं है, निकाल लीजिए रिजल्ट। तो हमें निकालना था सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, मतलब के 5/4 प्लस 5/3 की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम दोनों का एलसीएम लें दैट इज 12, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 20। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 35/12, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर। तो बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है, ये बेसिक फॉर्मूला है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के फुल ऑन चांसेस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें डाटा गिवन है कि Q परचेज्ड अ टेबल फॉर 13,500 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 11,000, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। अब यहां पर गिवन क्या है कि Q ने एक टेबल खरीदा, कितने का खरीदा, 13,500 रुपए का। ठीक है, 13,500 जो है वो Q का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और कितने में बेच दिया उसे, 11,000 में बेच दिया, तो मतलब उसका ये सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो मतलब के देखा जाए 13,500 की चीज खरीद के 11,000 में बेचा, मतलब चीज ज्यादा में खरीदी, बेच रहा है कम में, ऑब्वियस सी बात है उसे हानि हुई, लॉस होगा। कितना लॉस होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं उसे लॉस वैसे कितने रुपीज का हुआ। अगर 13,500 की चीज खरीदी है, 11,000 की बेची भी है, तो उससे 2,500 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ गाइस, जब भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना हो कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, जो भी उसमें चेंजेस आएंगी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी किससे कंपेयर करते हैं आप, कॉस्ट प्राइस में। जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में उसने चीज खरीदी होगी, उसी के बिहाफ पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि कितना उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको लॉस हुआ है। तो चाहे प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, वो आप किससे कंपेयर करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो उससे 2,500 रुपीज का लॉस हुआ, किसके ऊपर हुआ, 13,500 के ऊपर हुआ। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों को जीरोस के साथ डिवाइड कर दें, इंटू 100 लगा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, ध्यान से देखिए क्या होगा। हमारे पास यहां गिवन है 2,500 अपॉन 135। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। इसे थोड़ा सा वैल्यू को डाउन बना देते हैं, मतलब कि और ज्यादा इजी बना देते हैं, ताकि आप ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट करना सीखो। क्योंकि ऑप्शन अगर देखें तो दो दो डेसिमल प्लेसेस बाद में भी हैं, डिवाइड करने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इससे बेहतर है हम इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले दो नंबर्स को टारगेट करूं, जब आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो 27 इंटू 2, 27 × 2 कितना होता है 54। तो पहले 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, क्लियर, 1 के टेबल पे जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों एलिमिनेट, क्योंकि अगर मैं 50 भी वैल्यू लेता तो 50 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो वो लेस देन 2 ही आएगा, लेस देन 2 ही आएगा अगर 50 की वैल्यू लेता। अब यहां पर सिर्फ दो नंबर्स हैं, रेफरेंस लीजिए, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप करेंगे भी सही तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, 1 से करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 230। ठीक है, फिर आप देखेंगे आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि आपका काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। 8 पे जाएगा, 8 पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा 216। फिर आगे डिवाइड कीजिए, यहां से डेसिमल लाइए, यहां पर लाइए, तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच है ऑप्शंस उठाओ, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, आपको एक डाटा गिवन है, तो इसमें आपको मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं गाइस स्टैट में, जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। मीन क्या होता है, एवरेज। आपको पता है कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये मीनिंग किसका होता है? मीन का या एवरेज का। अब हम बात करेंगे मोड और मीडियन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी के सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6 हमारा कितनी है, 3 बार आ रहा है, फिर 2 बार 7 आ रहा है, फिर 4 बार कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता है, जब भी हम इन सारे के सारे नंबर्स को अरेंज कर देते हो तो मीडियन क्या होता है गाइस, जो सेंटर्ड वैल्यू होती है वही आपका मीडियन होता है। तो सेंटर्ड वैल्यू यहां पर क्या है, 7, तो 7 क्या हो गया हमारे पास, मीडियन। और मोड की अगर बात करें तो मोड क्या होता है गाइस, जो भी उस सीरीज में या सीक्वेंस में सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, वो सारे का सारा आपको क्या बोला जाएगा, मोड बोला जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 8। तो मोड हो गया 8 और मीडियन हो गया 7। तो हमें क्या बताना था, मोड एंड मीडियन। मोड 8 है, मीडियन 7 है, तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। तो इतना सिंपल लेवल के क्वेश्चन आए थे 2016 में। तो ये नॉर्मल सी टर्म्स का आपको प्रॉपरली आइडिया होना ही चाहिए गाइस, ठीक है, ताकि आप इंस्टेंटली क्वेश्चन का आंसर दे सकें। बढ़ते हैं आगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चॉकलेट्स को, वेनिला जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर को, और स्ट्रॉबेरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल्स को। हमें बताना है विच नंबर रिप्रेजेंट्स द किड्स हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला बट नॉट स्ट्रॉबेरी। हमें ऐसे किड्स बताने हैं, ऐसे कैंडिडेट्स बताने हैं जो क्या क्या पसंद करते हो, चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हो, बट क्या ना पसंद करते हो, स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट और अगर वेनिला की बात हुई है मतलब सर्कल और स्क्वायर की बात हुई है, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो सर्कल और स्क्वायर दोनों में तो आता हो बट वो ट्रायंगल का पार्ट ना होता हो। तो सर्कल और स्क्वायर में सिर्फ आपका एक ही नंबर अवेलेबल है गाइस, कौन सा, 15। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। क्योंकि ये नंबर 15 किड्स ऐसे हैं जिनको चॉकलेट और वेनिला तो पसंद है बट स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। तो यहां पर ध्यान से पैरामीटर को पकड़ना है आपको, कौन कौन से टर्म की या कौन कौन से पैरामीटर की बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ किड्स हु लाइक वेनिला टू दोज ऑफ चॉकलेट इज। हमें रेशो बतानी है, ठीक है, रेशो बतानी है, या रेशो अगर मैं कहूं 1/5 रेशो है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें बतानी है ऐसी रेशो बतानी है किड्स की जो वेनिला और चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेनिला की। वेनिला मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर में आने वाले नंबर्स की, ठीक है। तो स्क्वायर में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चॉकलेट में आने वाले नंबर कौन से हैं। तो वैसे देखा जाए यहाँ पर आपके लिए टर्म गिवन होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल काउंट करते हैं, यहाँ पर ओनली टर्म नहीं गिवन। अगर ओनली होता तो ओनली वेनिला वाले कितने हो जाते, 12, ओनली चॉकलेट वाले कितने हो जाते, 30, ठीक है। मतलब अगर वेनिला की बात हुई है तो स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं सभी को ऐड करना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं वेनिला जिसमें आ रहे हैं, तो 5 है, 7 है, 15 है और 12 है, ठीक है। तो सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो सभी का सम यहाँ पर कितना आएगा, 39। इसी तरह आपको ऐसे किड्स फाइंड आउट करने हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। तो चॉकलेट वाला हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है, सर्कल। तो सर्कल में देखिए कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, 7 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 15 आ रहा है और 30 भी आ रहा है। तो जब आप इन सभी का सम करने बैठेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 55। तो हमें रेशो निकालनी थी, जो वेनिला पसंद करते हैं और जो चॉकलेट पसंद करते हैं, तो मतलब 39 रेशो 55। और आप इसे इक्विवेलेंट टू लिख सकते हैं 39/55। एक ही बात होगी, यहां पर भी आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमें एक और क्वेश्चन गिवन है इसी सेम वेन डायग्राम से रिलेटेड, कि हाउ मेनी किड्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट बट नॉट वेनिला। ऐसे कितने पर्सन हैं जो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट तो पसंद करते हैं बट वेनिला पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल और सर्कल का सब पार्ट फाइंड आउट करना है जो स्क्वायर के अंदर ना आता हो। सर्कल और ट्रायंगल की बात हो रही है बस, तो वो कौन है, सिर्फ 3। देखो सर्कल और ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए बट स्क्वायर का नहीं होना चाहिए। तो सर्कल और ट्रायंगल में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, 3, जो स्क्वायर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन।
बहुत इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। आपको गिवन है कोड TREK का और फैमिली का कोड गिवन है, तो आपको रियलिटी का बताना है। तो इस लेवल का क्वेश्चन देखो, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी आ रखा था, क्योंकि शिफ्ट टू शिफ्ट जो है गाइस आपके क्वेश्चन जो है या पैटर्न जो है वो हमेशा मैच करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस रियलिटी वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? ट्रैक और फैमिली, इन्हीं से लिए गए हैं। तो एक बार फिगर आउट करते हैं, अगर मैं इन दोनों में कोई एक कॉमन लेटर ढूंढूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई कॉमन आ रहा है? TREK, फैमिली में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर टी का कोड क्या हो जाएगा अगर मैं ट्रैक की बात करूं? ठीक है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 8, आर का कोड 3, ई का कोड 4 और के का कोड क्या हो जाएगा? 6। इसी तरह फैमिली का कोड जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है? इस टाइप को हम बोलते हैं अल्फाबेट टू नंबर्स, जिसमें कि आपको कोई भी कोड डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो भी लेटर का कोड आपको अवेलेबल है एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि हमें रियलिटी का कोड पूछा है, ठीक है, रियलिटी का कोड, तो रियलिटी में पहला लेटर है आर, तो आर का कोड यहां पर क्या है? 3। फिर ई का कोड हमें क्या गिवन है? 4। ए का कोड क्या गिवन है? 0। ठीक है, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन। एल का कोड क्या गिवन है? 7। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, 3 4 0 7 मैच करना चाहिए ना। तो गाइस आपके ऑप्शंस ये क्लैश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, सॉरी क्लैश नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट है, तो आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी आपस में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर आंसर बनाने बैठेंगे ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर, वो आपका कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग जरूर होगा। तो बेटर है ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, जो आपके कंसर्न्ड आंसर के साथ ऑप्शन मैच नहीं करता है वैसे ऑप्शंस को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा अगर पढ़ाने का वे आपको फास्ट लग रहा है तो भी जरूर कन्वे करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पजल का क्वेश्चन, पजल इन द फॉर्म ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, कि 8 कैंडिडेट आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, अराउंड अ सर्कल बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो सबसे पहले हम ये पर्सन अरेंज कर देते हैं। जब भी 8 पर्सन बैठे हों, इस तरह का क्वेश्चन हो, 6 हो 8 हो, तो हमेशा आपको एक पर्सन को दूसरे पर्सन के जस्ट अपोजिट बिठाना है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, सर्कल प्रॉपरली नहीं बना। पहला इक्वेशन देखिए, y सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन q एंड r, कि y जो है वो q और r के एग्जैक्टली बिटवीन है। अब r q के लेफ्ट में है या q r के लेफ्ट में है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने ऑब्लिक में डाल के दिख दिया कि r और q में से कोई भी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। p डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर x और z, कि p जो है ना तो x के साथ वाली सीट में बैठा है ना ही z के साथ वाली सीट में अवेलेबल है। किसकी बात हो रही है? p की। ना तो p x के साथ आएगा ना ही p z के साथ आएगा। अगला पॉइंट, z इज टू द राइट ऑफ q, z जो है वो q के राइट में है। तो देखिए अगर हम यहां पर q को लेते तो q के राइट में देखो कौन आ रहा है? y, मतलब q हमारा यहां पर अवेलेबल होगा और यहां पर कौन अवेलेबल होगा? r। तो q के राइट में कौन है? z। अब काफी सोचेंगे कि z q के राइट में है तो बिल्कुल साथ वाली सीट लेनी है। हाँ जी गाइस, बिल्कुल साथ वाली सीट लेनी है। जब भी आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, अगर कोई पर्सन किसी के लेफ्ट या राइट में बैठा भी हो गाइस, तो उसे जस्ट उसके साथ वाली सीट पे बिठाना है। सिर्फ सर्कुलर में, लीनियर में ऐसा नहीं करना। अगर लिखा हुआ है z q के राइट में है तो लीनियर अरेंजमेंट में जहां पर एक सीधी लाइन में बैठे हो कैंडिडेट, तो z जो है वो q के राइट पे आप कहीं भी अरेंज कर सकते हो। चलिए अगला देखिए क्या गिवन है, s सीट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x, s जो है x के थर्ड लेफ्ट पे है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ y, मतलब बात s की ही हो रही है कि s जो है y के थर्ड राइट पे है, y का थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? s। और s जो है x के थर्ड लेफ्ट पे है, तो अगर s x के थर्ड लेफ्ट पे है तो x यहां होगा। ध्यान से देखिए, तो ही उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आया? s आया। हमें क्या गिवन था यहां पर देखो कि p x के साथ में नहीं बैठा, तो p के लिए एक ही प्लेस होगा और जो पर्सन रह गया आप उसे यहां अरेंज कर दीजिए। कौन सा पर्सन रह गया यहां पर? w। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है, जिससे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन क्या गिवन था? हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ s, s के देखो लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? s के लेफ्ट में बैठा हुआ है z, ऑप्शन नंबर ए।
इफ दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, अगर सारे के सारे कैंडिडेट बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं तो W जो है किसके लेफ्ट में बैठा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर सभी का फेस बाहर है, अभी हमें सिर्फ W से कंसर्न है, तो W देखो किसके लेफ्ट में बैठा होगा। अगर मैं इसे आउटसाइड बनाता हूं, इसे आउटसाइड बनाता हूं, तो W जो है वो किसके लेफ्ट में बैठा मिलेगा आपको, P के लेफ्ट में मिलेगा। अभी देखो इनवर्ड है तो वो X के लेफ्ट में बैठा है, जब सारे पर्सन बाहर की तरफ फेस करके बैठे हों तो वो किसके थ्रू लेफ्ट में मिलेगा आपको, P के लेफ्ट में मिलेगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, X सिट्स बिटवीन, X किसके बिटवीन में बैठा है, तो X जो है वो W और R के बिटवीन में बैठा है, तो ऑप्शन चूज करते हैं W एंड R, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको आने के चांसेस है। अगेन क्वांट का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट 12% फॉर 6 इयर्स एंड दैट ऑफ 12 इयर्स। मतलब कि एक अमाउंट था या प्रिंसिपल अमाउंट था जिसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा गया है एट अ सर्टेन रेट, कौन कौन से, 12% पे। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो सेम था। ठीक है, बट जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। मतलब कि यहां पर हम निकालेंगे 6 ईयर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट लगा और जो 12 ईयर से रिलेटेड इंटरेस्ट लगा। ठीक है, हम ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, सेम है 12%, टाइम कितना है 6, ठीक है, ओवर 100। और 12 ईयर्स के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल की अमाउंट सेम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 12%। ठीक है, टाइम कितना है 12 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो ये से ये कैंसिल, पी से पी कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैंसिल, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर हमारा बच गया 6:12। 6:12 का मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट की रेशियो है वो क्या रहेगी, 1:2। ठीक है, आप इसे ओरली भी कर सकते थे क्योंकि प्रिंसिपल जो मूलधन है हमारे पास वो सेम है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सिर्फ टाइम की ही रेशो बच जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे T1:T2, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स तो सेम ही है, सिंपली भी कर सकते थे 1:2। ये तामझाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट मेरा कंसर्न है जिसको कंफ्यूजन भी हो हल्की सी, उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे कम वैल्यू आपको बतानी है कौन सी है, लीस्ट वैल्यू बतानी है, सबसे कम वाली। अब पहली तो देखो ये है 0.5, और दूसरी की अगर बात करें तो 1/0.5, मतलब ये क्या बनेगा 10/5। 0.5 का डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 2। तो ये तो कैंसिल ही करो, हमें तो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है कौन सी होगी। इसका अगर देखें तो 0.25, जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 25, 5 × 5 25 होगा। तो डेसिमल देखें एक ये मतलब दो टर्म से पहले हैं, तो आप इसे भी कैंसिल कर दो क्योंकि 0.25 0.5 से कम है, तो हमें तो लीस्ट वैल्यू बतानी है। बट जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या बची, सी ऑप्शन, दैट इज 0.25। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है कि P कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। P जो है वो 10 दिन में काम करता है, ठीक है, और Q कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और Q जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, अगर दोनों 5 दिन के लिए काम करते हैं, हाउ मच ऑफ द वर्क दे कंप्लीट, तो वो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये डाटा बताना था। अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1 में भी बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो हमेशा आपको इसका एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, मतलब उन्होंने 30 यूनिट काम करना ही है। ठीक है, तो मतलब कि अगर P 10 दिनों में काम करेगा, मतलब वो एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। ठीक है, तभी 10 दिनों में 30 यूनिट बना पाएगा। मतलब हमने इसका निकाल लिया पर यूनिट वर्क कितना है। ठीक है, पर डे वर्क, मतलब के P जो है एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, 3 यूनिट बनाता है। इसी तरह Q जो है एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, 2 यूनिट बनाता है। अगर एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा तो 15 दिन में 30 यूनिट बना देगा। मतलब कि उनका पर डे वर्क क्या क्या है, 3 यूनिट और 2 यूनिट। मतलब कि उन्होंने एक साथ, P प्लस Q ने एक साथ एक दिन में कितने यूनिट काम कर लिया, 5 यूनिट काम कर लिया।
क्योंकि P ने किया 3 यूनिट, Q ने किया 2 यूनिट, टोटल यूनिट कितना काम हो चुका है, 5 यूनिट हो चुका है। ठीक है, तो अगर एक दिन का काम 5 यूनिट है तो 5 दिन का काम कितना होगा, एक दिन में 5 है तो 5 दिन में कितना होगा, 25 यूनिट होगा, इतना ही होगा गाइस। ठीक है, अब देखिए उन्होंने टोटल काम तो कर लिया 25 यूनिट, करना कितना था टोटल 30 यूनिट, तो कितना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो 25 उन्होंने कंप्लीट कर लिया, करना था उन्होंने 30 यूनिट, मतलब 5/6 काम तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और अगर यहां पर पूछा जाता है कि कितना काम उनका पेंडिंग है, तो कितना काम पेंडिंग होगा, 1/6 पार्ट जो है वो काम का पेंडिंग होगा। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आर बोरोड, आर ने उधार लिया 1200 रुपए एट 13% की ब्याज पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में लिया। वट अमाउंट विल आर पे टू क्लियर द डेप्ट आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आर ने 1200 रुपए की राशि जो है 13% ब्याज पे, हर साल के 13% पर एनम की बात की है, सिंपल इंटरेस्ट पे ली। कितना अमाउंट, कुल राशि उसे कितनी पे करनी पड़ेगी 5 साल के बाद, ये सारे का सारा कर्ज उसका उतर जाए। ठीक है, तो मतलब कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कितनी, 1200 रुपए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 13%। ठीक है, और हमें टाइम भी गिवन हो गया कितना, 5 ईयर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1200, ठीक है, 13% के ऊपर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, टाइम की वैल्यू हो गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहां पर कितना आ गया 60, 12×5 कितना हो गया 60 इंटू 13, तो कितना आ गया 780। तो मतलब यहां पर जो वैल्यू निकली वो निकली है किसकी, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब उसे इतना इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर इंटरेस्ट की नहीं बात की गई, किसकी बात की गई है, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो उसका मूलधन है, दैट इज जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 1200 और इंटरेस्ट कितना है 780, तो टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना पड़ेगा कर्जा उतारने के लिए 1980, 1980 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 10 dozens of apple, 15 dozen of mangoes and 20 dozens of oranges are kept for sale. 1/2 or 1/3 and 1/4 of each of them respectively had been added. What is the total number of fruit kept for sale? अब सुनिए ध्यान से, कहता 10 दर्जन एप्पल रखे गए हैं, ठीक है, 15 डजन मैंगोज रखे गए हैं, 15 डजन क्या रखे गए हैं, मैंगोज, और 20 डजन क्या रखे गए हैं, ऑरेंजेस रखे गए हैं सेल करने के लिए। अगर हमें पता है कि एक डजन में कितने होते हैं, क्वांटिटी 12 की, मतलब 10 डजन की बात कर रहा है, तो वो कितने एप्पल की बात कर रहा है, 10 गुना 12 120 हो गया। अगर मैंगोज 15 डजन है तो 15 गुना 12 कितना हो गया, 180 मैंगोज रखे गए हैं। अगर 20 डजन ऑरेंजेस हैं तो 20 का मतलब कितना हो गया, 240 ऑरेंजेस रखे गए हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी रखी गई थी पहले बेचने के लिए, 120, 180, 300 और 240 कितना हो गया, 540। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। तो स्टार्टिंग में जो है 540 फ्रूट रखे गए थे बेचने के लिए, जिसमें कि 10 दर्जन सेब थे, 15 दर्जन मैंगोज थे, आम थे, और संतरे कितने थे, ऑरेंजेस कितने थे, 20 डजन, मतलब उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी 540। अब आगे क्या बोला गया, अगर 1/2, 1/3 एंड 1/4 ईच ऑफ देम रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमश बोला गया, ठीक है, हैव बीन एडेड, मतलब के सेब का 1/2 अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आगे देखिए फिर मैंगोज का कितना बढ़ा दिया जाए, 1/3 बढ़ा दिया जाए, और ऑरेंजेस का कितना बढ़ा दिया जाए, 1/4, मतलब 240 का और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा दिया जाए। तो एप्पल का 1/2 कितना हुआ, आधा हिस्सा 60 होगा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू 60 एप्पल बढ़ा दिए हैं, मतलब पहले 120 थे 60 और बढ़ा दिए।
इसी तरह इसका 1/3 कितना होगा, 60 मैंगोज बढ़ा दिए, पहले 180 थे 60 और बढ़ा दिए। इसी तरह ये भी कितने बढ़ा दिए, 60, पहले 240 थे 60 और बढ़ा दिए। तो मतलब अब कितने फ्रूट जो हैं एक साथ रखे जाएंगे बेचने के लिए, अब 540 तो ऑलरेडी थे, 120 या 180 और हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 720 की। ठीक है, 720 की क्वांटिटी और हो चुकी है। तो टोटल जो फ्रूट रखे जाएंगे सेल करने के लिए वो कितने होंगे, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का कि फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 1739 में कम से कम ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड की जाए कि वो पूरा नंबर किससे एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, 11 से। अब ध्यान से देखिए, इसे करने के ट्रिक है, फिर मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं कैसे चेक करेंगे कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है नहीं। पहले तो यहां पर देखिए 1739 11 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर यहां पर कितना आया, 6। ठीक है, यहां पर 5 से डिवाइड करें तो 5, यहां पर कितना आया, 8, और इधर कितना आया, 9। अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर सॉरी 11 से, 11 को 8 से गुना करेंगे तो 1 आया। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक गिवन है, एक गिवन है, मतलब यहां पर ओवरऑल 11 गिवन होते तो वो 11 से डिवाइड हो पाता। इन शॉर्ट अगर मैं यहां तक भी खत्म करूं, यहां पर 89 है, अब 89 से तो बड़ी वैल्यू होगी जो 11 से डिवाइड हो, 89 से छोटी वैल्यू कौन सी है जो 11 से डिवाइड होगी, 88 होगी। बट 88 तो है नहीं ना, हमें 89 या 89 से ऊपर देखना है। तो 11 से डिवाइड होने वाली, एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली 89 से ऊपर कौन है, 99। ये नंबर ऐसा है जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। मतलब कि इसमें आपको 10 नंबर और बढ़ाने होंगे तो ही वो नंबर 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो पाएगा। इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मोर ओवर जब भी आपको कोई भी नंबर वो 11 से डिवाइड होता या नहीं होता, इसे अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है, जैसे कि मैं आपको नंबर देता हूं, यहाँ पर यही नंबर ले लेते हैं 7, 1, 7, 4 एंड 9 ले लेते हैं। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो आपको एक एक नंबर पकड़ना है। ठीक है, एक एक नंबर पकड़ना है। इन दोनों नंबर्स का सम कितना हुआ, 16, और इन दोनों नंबर्स का सम कितना हुआ, 5। दोनों का डिफरेंस ले लो, अगर उन दोनों का गैप 11 से डिवाइड होगा मतलब ये कंप्लीट नंबर ही 11 से डिवाइड होगा। ये ट्रिक है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, बहुत आसान रहते हैं गाइज। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद होते हैं तो क्वेश्चन आपके ओरली हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है, डीआई का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज ऐसी हैं जो ब्लर्ड हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इन्हें समझने में। तो आपको हर एक कंपनी का 3 साल का डाटा गिवन है। ठीक है, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कोई ना कोई सेल्स हुई है मिलियंस में। ये देखो 2012, 13 और 14, मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो 2012 की है, सेकंड 2013 और ये 2014 की है। तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन, विच टू कंपनीज शोड इंक्रीज इन देयर सेल्स फ्रॉम 2012 टू 2013। हमें ऐसी दो कंपनीज बतानी है जिनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, बड़ी हैं। कहां से, 2012 से लेके 2013, मतलब जब हम दूसरे साल पे अप्रोच करेंगे। अगर C1 कंपनी की बात करें तो सेल देखिए कम हो गई है 2012 की 13 की 12 के कंपैरिजन में, हमें तो बढ़ते हुए देखनी है। यहाँ पर भी देखो सेल कम हुई है, पहले 2012 में 150 थी फिर 140 हो गई। बट यहाँ पर अगर देखें तो पहले 125 थी फिर 130 हो गई, मतलब यहाँ पर सेल बढ़ी किसमें, कंपनी C3 में। यहाँ पर भी पहले 100 थी फिर कितनी बढ़ी, 110 हो गई, 100 से 1 तो 10, मतलब ये भी बढ़ गई। मतलब दो ही कंपनीज ऐसी हैं, कौन कौन सी, C3 एंड C4, जिसकी जो सेल्स हैं 2012 से 2013 तक जाते जाते इंक्रीज हुई है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियरली पता चल जाता है फ्रेम को देखते हुए आंसर क्या होने वाला है। अगला देखिए क्या है, द कंबाइंड सेल्स ऑफ C2 इन 2012 एंड 14। C2 कंपनी की 2012 और 14 में जितनी सेल्स हैं, ठीक है, पहले देखते हैं C2 में 2012 और 14 की सेल्स कितनी हुई। 2012 में कितनी है, 150, ठीक है, और 2014 में कितनी है, 155। क्लियर, थोड़ा ब्लर्ड है गाइस, तो थोड़ा सा एक
एडजस्टमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर 150 है और यहाँ पर कितना 155, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, मतलब कंपनी C2 की 2012 और 2014 में सेल्स टोटल कितनी थी 305, ठीक है, इज मच मोर देन दैट ऑफ C3 फॉर द सेम ईयर्स। मतलब कि हमें ये बताना है जो कंपनी C2 है, ठीक है, उसकी जो सेल 2012 और 2014 में जो भी हुई थी वो उन्हीं सालों में जो कंपनी C3 है उससे कितनी सेल ज्यादा है। मतलब जो C2 की सेल है वो C3 की उन्हीं 2 सालों में हुई सेल से कितनी ज्यादा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसी तरह हमें कंपनी C3 का भी निकालना होगा 2012 और 2014 का। 2012 में उसके पास कितनी सेल हुई थी 125 और 2014 में कितनी हुई थी 135, मतलब इसमें 125 हुई थी और इसमें 135 हुई थी। तो टोटल सेल्स यहाँ पर कितनी हो चुकी थी गाइस 270, यही डाटा गिवन है, ठीक है। 125 और 135 कितना हो गया 260 हो गया गाइस, सॉरी 260 होगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब C2 कंपनी की हुई थी 305 सेल, अब यहां पर कितनी हुई है C3 कंपनी में, ये C2 के था और ये C3 का डाटा है। तो C2 कंपनी जो है वो C3 के डाटा से कितनी ज्यादा है, वो 45 ज्यादा है। ध्यान से देखिए 260 है 305 है, मतलब इसकी सेल जो है इससे 45 मिलियन ज्यादा हुई, ठीक है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं C3 से, तो जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखिए और यहां से परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगी, ठीक है। चलिए अगर हम इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो किससे डिवाइड होगा ये देख लीजिए, 450 डिवाइडेड बाई 26 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं गाइस, ये 13 हो गया और ये कितना हो गया 225। अब इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो 225 को जब हम 13 से डिवाइड करने बैठेंगे, ओरली करके देखते हैं, 13 एकम 13, 9 बचा, ठीक है, 95 7 पे जाएगा तो 17 पॉइंट समथिंग, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, फ्रेम ध्यान से देखना है, ठीक है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, फ्री के नंबर बनेंगे गाइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ये भी इसी से रिलेटेड है। द रेशो ऑफ कंबाइंड सेल्स ऑफ C1 एंड C4 इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ 2012। अब वो कह रहा है रेशो आपको बतानी है कंबाइंड सेल्स की, किस किस की, जो C1 और C4 की हुई थी 2013 में, उसी की C1 और C4 की 2012 की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं C1 और C4 में सेल्स 2013 में कितनी हुई थी। C1 की देखें सेल्स कितनी हुई थी 85, और C4 की देखें 2013 में सेल्स कितनी हुई थी 110, ठीक है। इसकी कितनी हुई थी 85 और उसकी कितनी हुई थी 110, मतलब कि इन दोनों की सेल अगर हम देखें 2013 में कितनी हुई थी 85 प्लस 110, तो कितना हो गया 195। इसी के साथ हम इन दोनों ईयर्स की दोनों कंपनीज की सेल 2012 में भी देखेंगे, क्योंकि 2013 और 12 की रेशो निकालनी है। अब 2012 में देखिए कितनी कितनी सेल हुई है, C1 की हुई है 95, कंपनी 1 की हुई है 95 और C4 की कितनी हुई है 100, और इसकी भी सेल कितनी हो गई है, ठीक है 195। अब दोनों की अगर रेशो निकालनी है तो यहाँ पर रेशो कितनी आएगी 1:1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। या 1/1 हो 1:1 हो, बात एक ही है गाइस, 1/1 भी लिख सकते हो तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है, हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करने की ट्रिक यही है, डेसिमल के बाद वाले इग्नोर करो। अभी हम डेसिमल्स को इग्नोर करके चलते हैं, मतलब नंबर्स हैं 123, 12 और 1, तो जब आप इन्हें ऐड करने बैठोगे तो 136 तो आएगा ही आएगा। तो 136 से रिलेटेड हमारे पास एक ही ऑप्शन है डी। अगर यहाँ पर 136 से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फिर आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स भी उठाने थे, ठीक है। तो जितना हो सके आंसर निकालो, ऑप्शन के साथ कंपेयर करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि जितना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे गाइस उतना आपके लिए ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द डाटा, आपको कुछ डाटा गिवन है इसका मीन निकालना है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको तीसरे या चौथे क्वेश्चन में बताया था मीन मीडियन मोड क्या होता है। मीन क्या होता है एवरेज, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स या ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स। सभी की सभी टर्म्स का सम देखते हैं, 1 + 2 + 10 + 18
प्लस 3 प्लस 17 प्लस 19 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है 3 6 और 1 7 है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना बना, देखिए ध्यान से, ये 10 हो गया, 3 17 और 3 कितने हो गए 20, 30 30 और 18 कितने हो गए 48, ये कितना हो गया 51, 51 प्लस 19 कितना होगा 70। तो सभी का सम आया 70, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7, तो सभी की मीन वैल्यू क्या आएगी 10। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेशंस को गाइस हमने इतना लेंथी नहीं बनाया, ठीक है, सेशंस को पार्ट्स में स्प्लिट किया ताकि आपके लिए भी क्वेश्चन को समझना आसान रहे। ज्यादा लेंथी सेशन होगा तो आपको समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी चीजों को एक साथ बल्क में, और कहीं ना कहीं सेशंस आपको बोरिंग भी लगेंगे। तो मैंने स्प्लिट करके बनाया है, एक सेशन में पहला पार्ट रखा क्वांट रीजनिंग का, अगले सेशन में दूसरा पार्ट रखेंगे, फिर अगले सेशन में हम इसी तरह जीएस का पार्ट भी रखेंगे। तो ऐसे ऐसे स्प्लिटिंग में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आ रखे हैं गाइस एनटीपीसी से रिलेटेड, तो वो सारे के सारी चीजें करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जितना हो सके गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही आने वाले सेशंस भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। माइंडसेट बनाएंगे गाइस, फुल ऑन प्रेपरेशन करेंगे, इस बार एग्जाम पक्का क्लियर करना ही करना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो अब तक के लिए गाइस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले सेशन के साथ, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट।